हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराग गर्ग, सीनियर फैकल्टी मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आया हूँ पेपर डिस्कशन के लिए जेईई मेंस सेशन 2 6 अप्रैल 2023 शिफ्ट 1 का ये पेपर है केमिस्ट्री का, जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए खैर शुरू करते हैं इसमें। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमें मैच द कॉलम दे रखा है। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 यहाँ पर गिवन है। तो जो इसमें जो कॉलम फर्स्ट है उसमें एंजाइमेटिक रिएक्शन गिवन है और लिस्ट 2 में हमें बताना है कि ये कौन सा एंजाइम इसको प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए में दे रखा है सुक्रोज, सुक्रोज में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है। बी में ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल एंड CO2 में कन्वर्ट कर रखा है। स्टार्च को माल्टोज में और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रखा है। बताना है कि हर एक रिएक्शन के लिए कौन कौन से इसमें एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो देखिए इस केस में यहाँ पर हमें पता होना चाहिए सुक्रोज को अगर हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना होता है तो इस केस में यहाँ पर जो एंजाइम हम लेके चलते हैं, ये देखिएगा, ग्लूकोज को सुक्रोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत होती है वो होता है इन्वर्टेज। ठीक है, उसके पास ग्लूकोज को कन्वर्ट करना होता है इथाइल अल्कोहल एंड CO2 में कन्वर्ट करने के लिए जाइमेस एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो बी का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद अगर हम सी की बात करें, स्टार्च इसे बनाना है माल्टोज, तो इसके लिए एंजाइम होता है डायस्टेस एंड प्रोटीन से बनाना होता है एमिनो एसिड, तो इसके लिए जो एंजाइम होता है वो होता है पेप्सिन। ठीक है, डेफिनेटली एनसीईआरटी में से आया हुआ क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई खास नहीं है। इसको तो हम वैसे क्लास में पढ़ते हैं, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से बनाया होगा। तो इस बेसिस पर अगर हम आंसर यहाँ पर देखें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए का तो हो रहा है थर्ड, बी का हो रहा है फर्स्ट, सी का हो रहा है फोर्थ और डी का हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड। तो डेफिनेटली इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, और ये देखिए ये इसका सॉल्यूशन भी यहाँ दे रखा है। सुक्रोज के लिए इन्वर्टेज, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में जाइमेज, स्टार्च को माल्टोज में चेंज करना है डायस्टेस और प्रोटीन को चेंज करना है एमिनो एसिड में, तो ये होगा पेप्सिन। ठीक है, Now see this question. The standard electrode potential of M+2M in aqueous solution does not depend on. मीन्स यहाँ पर बात की जा रही है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ये किन फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट दिया हुआ हाइड्रेशन ऑफ गैसियस मेटल आयन, तो ज़्यादा हाइड्रेशन होगा तो उस पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। आयोनाइजेशन गैसियस मेटल एटम के आयोनाइजेशन पर ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करेगा। बट जो थर्ड स्टेटमेंट आप देख रहे हैं आयोनाइजेशन ऑफ सॉलिड मेटल एटम, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन ऑफ गैसियस मेटल एटम डिफाइंड है बट हम सॉलिड एटम के लिए आयोनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो सिंपल सा ये फैक्ट है कि यहाँ पर ये जो थर्ड पॉइंट है यही क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। मींस इसी पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड नहीं करेगा। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड मेटल पर भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इसमें देखिए बेंजीन है, बेंजीन पर एक ग्रुप लगा रखा है CONH2 अमाइड ग्रुप है और एक यहाँ पर लगा रखा है COOCH3 एस्टर ग्रुप है। मैं बताना है कि इसका रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन से करें इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड साथ में अगर हीट भी करें तो क्या इनमें से कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इस केस में कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे समझिएगा। ये रहा इसका सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर बेंजीन से CH2 और CONH2 दे रखा है, यहाँ पर इस वाले बेंजीन से CO एस्टर है। ब्रोमीन से जब रिएक्शन करेंगे तो हमें पता होना चाहिए ये रिएक्शन होता है अमाइड का। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो होता है उसके इसमें क्या होता है, जो अमाइड ग्रुप होता है उसमें से CO ग्रुप एलिमिनेट होता है और एमीन में कन्वर्ट होता है। तो क्या होगा, इस अमाइड का ये जो CO पार्ट है इस रिएक्शन में यहाँ से ये एलिमिनेट होगा और ये बन जाएगा, यहाँ पर बेसिकली है कौन, यहाँ CH2 है, तो ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 एंड ये जो एस्टर यहाँ पर है ये एस्टर यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। इसमें ये हम ऐसे ले सकते हैं, ये दे रखा है CH3, ये एस्टर यहाँ पर एज इट इज़ उसमें रहेगा। लेकिन जो अमाइड ग्रुप है ये अमाइड ग्रुप यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो ये स्टेप हुआ। अब यहाँ पर देखिए
ये जो NH2 है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इस CO पर अटैक करेगा, ये NH2 यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और SNAE के थ्रू, SNAE का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन देन एलिमिनेशन। तो ये जो NH2 ग्रुप होगा ये यहाँ से C पर अटैक करेगा, अटैक करके पाई बॉन्ड O पे शिफ्ट होगा, O पे चार्ज नेगेटिव आएगा, जैसे ही O पे नेगेटिव आएगा वो नेगेटिव फिर से रिटर्न होगा और अल्टीमेटली यहाँ से OCH3 को एलिमिनेट कर देगा। और जब यहाँ से तो OCH3 एलिमिनेट होगा ही होगा, माइनस की फॉर्म में ये लीव करेगा और NH2 पर भी तो प्लस चार्ज आएगा, तो ये भी अपना एक H+ यहाँ से रिलीज कर देगा। तो कुल मिलाकर ये है कि इस C डबल बॉन्ड O से ये NH ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो CO से जब NH कनेक्ट होगा तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड NH, ये एक साइक्लिक अमाइड बनेगा, साइक्लिक अमाइड बनेगा। तो डेफिनेटली यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने क्या बोला, पहले क्या होगा, पहले इससे और इससे ये जब बनेगा तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन होगा। हॉफमैन ब्रोमेमाइड में इसका CO ग्रुप एलिमिनेट होगा, 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट होगा। देन ये 1 डिग्री अमाइन एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये 1 डिग्री अमाइन एज ए न्यूक्लियोफाइल CO पर अटैक करके SNAE के थ्रू OCH3 को एलिमिनेट करके इस टाइप का साइक्लिक अमाइड ये बना देता है। ठीक है, तो ये वाला जो आंसर है अगर हम चेक करें तो ये ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है। ज़रा ये देखिए, ये रहा ऑप्शन नंबर 2। तो डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Now in the next question you can see a compound is formed by two elements X and Y. एक कंपाउंड है जो कि X और Y दो डिफरेंट एलिमेंट से बन रहा है एंड द एलिमेंट X फॉर्म्स क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट। मींस बच्चों ये सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन पूछा गया है और इस एग्जाम के लगभग सभी क्वेश्चन जो जेईई मेन में पूछे गए 6 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट, सारे क्वेश्चन काफ़ी आसान है। फिजिकल के कुछ क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है और कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन भी सॉलिड स्टेट का एक कॉमन क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है कि एक्स को हम सीसीपी अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं, दोज ऑफ द एलिमेंट एक्स ऑक्यूपाई, सॉरी वाई को हम प्रोवाइड करते हैं सीसीपी अरेंजमेंट और जो एक्स एलिमेंट है उसे हम रखते हैं 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, सीसीपी अरेंजमेंट में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं और यहाँ पर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हो रहे हैं। यहाँ पर 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हो रहे हैं। देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, मीन्स हमें इस कंपाउंड का फॉर्मूला पता करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर ये दो एलिमेंट हुए एक्स और वाई। तो पहले आप पता कीजिए कि एक यूनिट सेल में वाई के कितने एटम्स होंगे, वाई के कितने एटम्स होंगे। तो आप सीसीपी अरेंजमेंट आपको दिया हुआ और सीसीपी में लेटेस्ट पॉइंट कहाँ पर होंगे, जहां पर आप वाई को प्लेस करेंगे, कॉर्नर्स पर और फेस सेंटर पर। तो टोटल हमारे पास 8 कॉर्नर्स होंगे, 1 कॉर्नर पर 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है और फेस सेंटर पर हाफ कंट्रीब्यूशन होता है और आपके पास 6 फेसेज होंगी। तो टोटल आप सम करेंगे तो ये आपको मिलेगा 4। इट मीन्स वाई के एक यूनिट सेल में 4 एटम होंगे। सिमिलरली टेट्राहेड्रल वॉइड, ये भी आपको पता होना चाहिए कि सीसीपी में लेटेस्ट पॉइंट मीन्स आपके पास ये 4 आ रहा है, तो फिर टेट्राहेड्रल वॉइड इसका जस्ट डबल होता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे हमारे पास 8, लेकिन x कितने टेट्राहेड्रल वॉइड में होंगे, 8/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, मीन्स 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी ऑक्यूपाइड बाय एलिमेंट x। तो x कितने टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, 1/3 को। तो 8 मतलब x के नंबर ऑफ एटम हमारे पास कितने हो जाएंगे, 8/3। तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए बच्चों, फॉर्मूला बनेगा x 8/3 y 4। अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसे 3/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोनों नंबर्स को अगर 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3। मीन्स x2y3 विल बी फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो देखते हैं हमारा आंसर, बिल्कुल ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है और इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रखा है इसमें, यहाँ पर देखो बेंजीन से अटैच्ड NH है, CO है और CH3 है। तो फिर से हम देख सकते हैं यहाँ पर इसके पहले भी जो कंपाउंड था उसमें भी फंक्शनल ग्रुप अमाइड था, यहाँ पर भी इसमें अमाइड ग्रुप ही दे रखा है। रिएक्शन कराना है इधर ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। ACOH बेसिकली होता है एसिटिक एसिड, उसको सिंबॉलिक टर्म में हम ACOH की फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
और इसका रिएक्शन अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से करें तो कंपाउंड बनेगा बी। हमें बताना है कि इसमें ए और बी क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, रिडक्शन पार्ट से लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इस केस में अगर हम इस कंपाउंड का रिएक्शन ब्रोमीन से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो इस केस में यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा बेंजीन पर। तो बेंजीन पर चूंकि यहाँ पर NH है, N के पास लोन पेयर है, तो इसका इफेक्ट होता है कौन सा, प्लस M। तो हमें पता है कि अगर बेंजीन पर प्लस M वाला ग्रुप कनेक्ट है तो वो ऑर्थो एंड पैरा डायलेक्टिंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से जो Br प्लस का अटैक होगा वो इसके या तो ऑर्थो पर होगा एंड पैरा पर भी होगा। बट चूंकि जो ऑर्थो पोजीशन है वो हिस्टोरिकली हिंडर्ड है, तो अगर ऑर्थो पोजीशन हिस्टोरिकली हिंडर्ड है तो डेफिनेटली यहाँ पर अब Br प्लस का अटैक कहाँ पर होगा, पैरा पर होगा। तो पैरा पर Br आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं, ये रहा, यहाँ पर ये Br2 है। तो जब ब्रोमीन का अटैक होगा तो NH की पैरा पोजीशन पर Br प्लस का अटैक होगा, तो यहाँ पर इसके पैरा पोजीशन पर Br का अटैक होगा। तो ये तो कंपाउंड यहाँ पर हमें मिला कौन सा, A। अब हमें बात करनी है बी की कि इसमें बी प्रोडक्ट क्या होगा। तो जब इसका रिएक्शन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से करते हैं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि अमाइड को एमीन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर भी देखने वाली बात यह है कि ये जो अमाइड है ये एक 2 डिग्री अमाइड है, ये 2 डिग्री सेकेंडरी अमाइड है। और सेकेंडरी अमाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट कैसे रिड्यूस करेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड O को, इस वाले बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे और C पे लगा देंगे हम CH2। अमाइड को कन्वर्ट करेगा 2 डिग्री, अमाइड को कन्वर्ट करेगा 2 डिग्री अमाइन में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा CH2। तो ये देखिए ये रहा यहाँ पर CH2 और हम देख सकते हैं ये 2 डिग्री अमाइन है। तो ये इसका ऑप्शन होगा, ये जो कंपाउंड दे रखा है उसमें ये B कंपाउंड होगा और ये वाला A कंपाउंड होगा। तो इसको अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो इसका जो क्वेश्चन जो नंबर ऑप्शन 1 है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। मीन्स बी होगा 2 डिग्री अमाइन और ये होगा पैरा ब्रोमो अमाइड, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए ये रहा इसका ऑप्शन, जो फर्स्ट है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। पैरा पर Br कनेक्ट है एंड यहाँ पर जो B है वो NH में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 2 डिग्री अमाइड से ये 2 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो गया है। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। Given below are two statements, one labeled as a assertion A and the other is labeled reason R। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है जिसे अपन VBT से भी सॉल्व कर सकते हैं और जिसे CFT से भी कर सकते हैं। इन्होंने 2 कॉम्प्लेक्स दे दिए, आयरन का साइनाइड के साथ और आयरन का वाटर के साथ। दोनों कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन +3 है। तो इसमें एक स्टेटमेंट ये जो दिया है, रीज़न जो R दिया है ना, बोथ कॉम्प्लेक्स Fe इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये करेक्ट है। अच्छा, Fe+3 का कन्फिग्रेशन देखें, Fe+3 के d ऑर्बिटल का, तो क्या होगा 3d5। अब ये क्या है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, SFL है, SFL है तो पैरिंग करा देंगे इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन की क्या करा देंगे, पैरिंग करा देंगे। देखो ये पैरिंग करा दी, एक अनपेयर्ड बचेगा और इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा कितना, 1.74। जो वाटर हैं वो WFL है, पैरिंग नहीं कराएंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 5.92। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट FeCN का होल 6 3 माइनस और FeS2 का होल 6 3 प्लस। तो इसका कितना है 1.74 करेक्ट है, इसका कितना है 5.92, ये भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, असर्शन भी सही है, ए भी सही है और आर भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है करेक्ट। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉलम मैचिंग टाइप का ये क्वेश्चन दे रखा है, 2 लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में नेम ऑफ रिएक्शन दे रखा है, लिस्ट 2 में रिएजेंट यूज्ड इसमें लिखा हुआ है। अब बताना है कि कौन से किसको मैच कर रहा है। तो देखो
नंबर 1 है हेल-वोलार्ड जेलेस्की रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, एटार्ड रिएक्शन एंड गेटरमान कोश रिएक्शन। और यहाँ पर ये कुछ रीजन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा जो रिएक्शन है वो किसको मैच कर रहा है। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, इसको मैं मतलब टफ क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा। अगर रिएक्शंस आपको अच्छे से आती होंगी और सिंपल नेम रिएक्शन है, सिंपल नेम रिएक्शन है, ऐसा कुछ इसमें कोई मैकेनिज्म वगैरह टाइप नहीं पूछा हुआ है। अगर रिएक्शन आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से बना सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये रहा हेल-वोलार्ड जेलेस्की रिएक्शन बेसिकली होती क्या है, एसिडिक एसिड का रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस और बाद में वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो अल्फा जो H होता है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है, क्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है। तो HVZ शॉर्ट में इसको हम HVZ रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसका जो रिएजेंट यहाँ पर है वो कौन है, ये देखिए यहाँ पर कौन, ब्रोमीन है। तो HVZ का रिएजेंट जो है वो ब्रोमीन है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। बी की बात करें आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन बेसिकली होती क्या है, एसिड एल्डिहाइड ले सकते हैं, एसीटोन भी ले सकते हैं। का रिएक्शन NaOH से करें इन द प्रेजेंस ऑफ I2 विद NaOH ले सकते हैं तो कंपाउंड बनेगा यहाँ पर आयोडोफॉर्म। और जो रिएजेंट यहाँ पे काम में लिया है वो लिया है NaOH I2। नेक्स्ट है C एटार्ड रिएक्शन। तो एटार्ड में देखिए होता क्या है, टोल्यूइन का रिएक्शन कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड बाद में रिएक्शन करते हैं विद वाटर से बनता है एल्डिहाइड, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेशन मेथड ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड फ्रॉम टोल्यूइन। तो इसका जो रिएजेंट है वो है क्रोमाइल क्लोराइड। और एक लास्ट जो रिएक्शन इसमें दे रखी है वो है गेटरमान कोश रिएक्शन। गेटरमान कोश में बेंजीन का रिएक्शन करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो इसमें भी बेंजीन से एल्डिहाइड ग्रुप कनेक्ट हो जाता है। अगेन दिस इज द फॉर्मेशन मेथड ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड फ्रॉम बेंजीन, ठीक है ना। तो इसका जो रिएजेंट है वो होता है CO + HCl। अब वही जो क्वेश्चन में हमें ऑप्शन दे रखा है वो ये रहा ए का आंसर HVZ का क्या हो गया, ब्रोमीन एंड रेड फॉस्फोरस। आयोडोफॉर्म के लिए क्लियर कट लिखा हुआ है NaOH + I2। एटार्ड रिएक्शन की हम बात करें तो एटार्ड रिएक्शन में ये रहा क्रोमाइल क्लोराइड। और लास्ट में गेटरमान कोश की बात करें तो गेटरमान कोश में कौन सा CO + HCl। और अगर ये हम मैच करें तो डेफिनेटली इसका आंसर आ रहा है ए का थर्ड आ रहा है, बी का फर्स्ट आ रहा है, सी का सेकंड आ रहा है और जो डी है डी का फोर्थ आ रहा है। तो डेफिनेटली इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, पॉलीमर से लिया हुआ ये क्वेश्चन है। कहा जा रहा है पॉलीमर यूज्ड इन ऑर्लोन इज, यार ऑर्लोन तो फेमस नेम है। देखिए इसमें दे रखा पॉलीएमाइड है, पॉलीकार्बोनेट है, पॉलीथीन है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। यस, जो ऑप्शन नंबर 4 है वही इसका आंसर होगा। तुम्हें याद होना चाहिए एक्राइलोनाइट्राइल। ये देखिए ये रहा, ये जो मॉलिक्यूल होता है दिस इज एक्राइलोनाइट्राइल के N मॉलिक्यूल जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो ऐसा ये पॉलीमर बनता है जिसका नाम होता है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। और इसी का ही एक नेम और होता है, वो होता है ऑर्लोन। तो डेफिनेटली इसका सिंपल क्वेश्चन है, पॉलीमर में से लिया हुआ है। अगर आपने पढ़ा होगा बहुत इजीली, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ खास नहीं, सिर्फ एक तरह से कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो जो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल होता है उसी का नेम होता है ऑर्लोन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये रहा, देखिए ये रहा ऑप्शन नंबर 4, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल ही इसका करेक्ट आंसर होगा। Which of the following option are correct for the reaction? ये जो रिएक्शन दी है जिसमें गोल्ड का साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स से जिंक डाल दिया। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज में अपन बात करें तो जिंक ऊपर आता है गोल्ड से, तो जिंक गोल्ड को क्या करेगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो जिंक यहाँ से क्या करेगा, इसको गोल्ड को डिस्प्लेस या रिड्यूस कर देगा। तो एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई और रेडॉक्स हो ही गई। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडेशन हो गया जिंक का, गोल्ड ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो ए एंड बी करेक्ट हो गया।
Now see this question. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. ठीक है, असर्शन रीजन आपको दिए हुआ, असर्शन दिया हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम रिजल्ट्स इन न्यूक्लियस ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ पिकोमीटर। मीन्स हमें बोला गया है कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का लॉस होने पर जो H+ आयन बनेगा उसकी रेडियस जो है, देखो H+ क्या है, सिंपल ये एक न्यूक्लियस होगा और इसकी जो रेडियस है वो आपको ऑलमोस्ट कितनी मिलेगी, 1.5 इंटू 10⁻³ के ऑर्डर में मिलेगी। चलिए ठीक है, चेक करेंगे। आगे आपको दिया हुआ है कि इसका रीजन ये है कि प्रोटॉन H+ ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। तो देखिए सबसे पहले असर्शन को हम वेरीफाई करते हैं कि ये सही या गलत है। तो आपने इसको वैसे हम डायरेक्टली भी पता कर लेते हैं या हमें ये पता भी होता है कि न्यूक्लियस का ऑर्डर जो है वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में होगा। अगर आप इस पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा, 10⁻³ और पिकोमीटर होगा 10⁻12 मीटर। तो आप इसे क्या बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10⁻15 मीटर होगा। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये 10⁻15 मीटर के ऑर्डर में होगा। आप यहाँ पर रदरफोर्ड फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर आपको रदरफोर्ड कांस्टेंट की वैल्यू पता है, R = R0 a⁻⁴ 1/3, आप इस कॉन्सेप्ट से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से भी आप क्या पता कर सकते हैं, ए यहाँ पर क्या होगा, मास नंबर, रेडियस का एक आइडिया यहाँ से भी आप मिल सकता है। और ये एग्जैक्ट वैल्यू 1.5 तो जरूरी नहीं है, लेकिन 1.5 के नियर बाय आपको मिलना चाहिए। तो ठीक है भाई, असर्शन जो दिया हुआ ये तो बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। रीजन देखिए, रीजन दिया हुआ है प्रोटॉन यानी कि H+ ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। तो बिल्कुल हम जानते हैं कि H+ कैसा है, मींस हाइड्रोजन लाइट वेट है, हाइड्रोजन का मास बहुत कम है। जब ये H+ बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो बहुत हल्का है, ये इजीली किसी के साथ कंबाइन हो जाता है, मतलब H+ जो है वो काफ़ी अनस्टेबल होता है। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में। अगर H+ वाटर में होगा तो ये वाटर के साथ कंबाइन होकर H3O+ आयन बनाता है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। इट मीन्स दोनों स्टेटमेंट जो यहाँ पर दिए हुए सही है, लेकिन जो रीजन दिया हुआ है उससे हम इसके न्यूक्लियस की रेडियस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इस बेसिस पर हम सिंपल बोल सकते हैं दैट बोथ A एंड R आर करेक्ट, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। इट मीन्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया है केमिकल इक्विलिब्रियम से। तो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम से, फॉर अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, A2B3 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन C, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है और इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपसे पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि A2B3 जो है ये किन आयंस में डिसोशिएट होगा, ये डिसोशिएट होगा 2A+ और 3B- आयन में। इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा होगा तो इक्विलिब्रियम पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, C- अल्फा। ये कितना हो जाएगा 2C अल्फा और ये हो जाएगा 3C अल्फा। मीन्स ये बेसिक प्रॉब्लम्स भी अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम की अटेम्प्ट की हुई है तो ये क्वेश्चन उन्हीं बेसिक प्रॉब्लम पर बेस्ड है। मीन्स ये वो क्वेश्चन होते हैं बच्चों जो आप लोगों ने रेगुलर क्लासेस में अपनी मॉड्यूल्स में और DPPs में ऑलरेडी देखे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट लिखिए तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, A+ की कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B- अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2B3। अब आप सारी वैल्यूज को यहां पर प्लेस कर दीजिए। तो A+ की कॉन्सेंट्रेशन यहां पर कितनी होगी 2C अल्फा स्क्वायर और B- कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 3C अल्फा क्यूब अपॉन A2B3 कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी C- अल्फा। अब आप इसे फर्दर सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां पर ये जो आंसर देना है ये K और C की टर्म में ही आपको आंसर देना है, कॉन्सेंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म में। तो आपको अल्फा निकालना है, लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो एक अप्रोक्सीमेशन आप यहां पर ले सकते हो। C- अल्फा में आप कॉमन लेंगे तो यहां पर 1- अल्फा आपको अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। सारी वैल्यूज को ट्रांसफर करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू K/108 इंटू C⁴, उसकी होल पावर होगी 1/5। तो देख सकते हो आप इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। आपने इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन लिखी, K इक्विलिब्रियम लिखा, C की वैल्यूज कॉमन ली तो यहाँ पर पावर क्या हो गई C4 हो गई और अल्फा निकाला तो फाइनल वैल्यू आपके पास वही आ गई जो कि ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। ओके द सेटिंग टाइम ऑफ अ सीमेंट इज इंक्रीज बाय एडिंग, फैक्ट है ये तो NCERT में दिया है। जिप्सम क्यों ऐड करते हैं सीमेंट में, जिससे सीमेंट का सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मैक्सिमम बिटवीन,
तो आप जानते हैं मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है पूरे पीरियोडिक टेबल में? मोर नेगेटिव वो है क्लोरीन की, और मोर पॉजिटिव किसकी है? नोबल गैसों में, नोबल गैस की पॉजिटिव है। इसमें भी मोर पॉजिटिव किसकी है? मोर पॉजिटिव है नियॉन की। नियॉन फिर आर्गन क्रिप्टॉन की बराबर है, उसके बाद ज़ेनॉन और सबसे कम हीलियम की है। तो इसकी मोर पॉजिटिव और क्लोरीन की मोर नेगेटिव, तो डिफरेंस कहाँ मैक्सिमम आएगा? कहाँ डिफरेंस मैक्सिमम आएगा? मोर पॉजिटिव मोर नेगेटिव में, नियॉन एंड क्लोरीन। आंसर इसका 4 होगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग रेस्पेक्टिवली आर। ये एफ ब्लॉक का लेंथेनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन है। एफ ब्लॉक में दिया हुआ है, जानते भी हैं कि लेंथेनाइड की और एक्टिनोइड की मोर स्टेबल और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। तो ये किसी भी ऑक्सीडेशन में हो +3 में आना पसंद करेंगे। तो +2 में है तो +3 में आना पसंद करेंगे। तो +2 में ये किसकी तरह एक्ट करेंगे? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो EU +2 होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, +3 में आना पसंद करेगा। ये EU +2 से कहाँ आना पसंद करेगा? +3 में, क्योंकि स्टेबल ऑक्सीडेशन +3 है। सीरियम +4 में है, ये भी +3 में आना पसंद करेगा। और तो +3 में आने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस पूरे पेपर का अगर मुझसे कहा जाए तो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये वाला हम कह सकते हैं। दे रखा है इसमें कंपाउंड P गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C14H33ON में, ये दे रखा है। का रिएक्शन पहले करा रखा है, HCl से हीट कर रखा है। फिल्टर करने के बाद जो बन रहा है, एक बन रहा है रेजिड्यू Q एंड फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट यहाँ पर बना उसकी रिएक्शन हम NaOH से कराएं तो मिल रहा है ऑयली लिक्विड R। कंपाउंड P इज न्यूट्रल, Q gives effervescence with NaHCO3 with R, reacts with Hinsberg reagent to give solid soluble in NaOH. कंपाउंड P is, तो इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर ये जो कंपाउंड P है वो क्या होगा। तो पहले तो इसमें अब इस क्वेश्चन को अप्रोच हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, जो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है उस मॉलिक्यूलर फार्मूला का हम DOU निकालें, और DOU की बेसिस पे पहले ये चेक करें क्या ये सभी कंपाउंड मैच कर रहे हैं क्या, पहले ये अप्रोच होना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो फार्मूला है, ठीक है, इसमें हम यहाँ पर शुरू करते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 दे रखा है वो दोनों बेंजीन के बीच में एक अमाइड है और पैरा पर CH3 है। ये देखिए, ये रहा इसका सॉल्यूशन। जो ऑप्शन नंबर 4 था ये वाला कंपाउंड, ठीक है, इस केस में नेम इसका हो सकता है, नेम क्या होगा इसका बताइए, एन फिनाइल देन पैरामेथाइल बेंच अमाइड, ये कंपाउंड इसका है। का रिएक्शन HCl से हमने करा तो HCl पहले क्या करेगा, इसका हाइड्रोलिसिस करेगा, ठीक है ना। ये तो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में और ये वाला पार्ट कन्वर्ट होगा NH2 में। चूंकि NH2 बन रहा है, NH2 एक बेस भी होता है और HCl के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, सॉल्ट बना लेगा। तो ये बना लेगा जो NH2 है उससे HCl भी कनेक्ट होगा, एक सॉल्ट बनेगा। हम इसको चाहें तो NH3+ एंड Cl- की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। अब उसका रिएक्शन जब NaOH से करेंगे तो ये वापस अपने एनिलीन फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमें मिला Q, ये मिला R। अब जो कंडीशन दे रखी है उसमें देखिए, जो Q दे रखा है वो ये रहा, हमें दे रखा है Q का रिएक्शन अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट से करें तो एफरवेसेंस हमें मिलता है। ये एफरवेसेंस का मतलब क्या है, जब कभी किसी लिक्विड में से कोई गैस रिलीज होती है, गैस निकलती है तो अजीब सी एक साउंड आती है बुदबुदाने की, उसी को हम बोलते हैं एफरवेसेंस। तो कहने का मतलब एफरवेसेंस का मतलब ये कोई गैस रिलीज हो रही है। तो जब किसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन जब सोडियम बाइकार्बोनेट से करेंगे तो यहाँ तो एक तो बनेगा सोडियम सॉल्ट प्लस साथ में बनता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड फर्दर ब्रेक होता है किसमें, CO2 एंड H2O में।
चूंकि CO2 गैस बन रही है, रिलीज होगी तो डेफिनेटली साउंड आएगी। तो कहने का मतलब कंपाउंड Q जो है वो Q इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद R की बात करें, R हमें दे रखा है एनिलीन। एनिलीन का रिएक्शन जब हम हिंसबर्ग रिएजेंट से करते हैं तो ये कंपाउंड बनता है। हिंसबर्ग टेस्ट आपने पढ़ा ही होगा। यहाँ पर ये कंपाउंड बनता है, सॉलिड होता है और ये अल्कलीज में सॉल्यूबल भी होता है। तो जब इसका रिएक्शन हम NaOH से करेंगे तो ये एक सॉल्ट में ये भी कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज सॉल्यूबल इन NaOH। तो कहने का मतलब जो Q है, Q NaHCO3 से रिएक्शन करके एफरवेसेंस दे रहा है, ठीक है ना, CO2 गैस रिलीज हो रही है। एनिलीन की रिएक्शन हिंसबर्ग एजेंट से करा रहे हैं तो सॉल्यूबल सॉलिड हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो डेफिनेटली इसका जो स्टार्टिंग कंपाउंड है वो कंपाउंड यहाँ पर मिल जाएगा हमें यही वाला, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए जो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से भी ये क्वेश्चन हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन सी दे रखी है वो कंडीशन इनसे फुलफिल नहीं होती है। तो डेफिनेटली इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ये वाला। इसमें देखिए यहाँ पर जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो बनेगा वो 1 डिग्री अमीन नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा 2 डिग्री अमीन। और 2 डिग्री अमीन का रिएक्शन जब हिंसबर्ग रिएजेंट से कराएंगे, रिएक्शन होता तो है बट वो NaOH में इनसॉल्युबल होता है, तो इसलिए ये कंपाउंड मैच नहीं करेगा। इस वाले केस में हमने बोला यहाँ पर P के लिए भी Q के लिए बोला हुआ है कि Q का रिएक्शन अगर हम NaHCO3 से कराएं तो CO2 गैस मतलब एफरवेसेंस मिलना चाहिए, इसका कराएंगे ऐसा कोई यहाँ पर इसमें ऐसा कोई एफरवेसेंस हमें नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये लिस्ट दे रखी है, इसमें ये कंफर्मेशन टेस्ट है, ये सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। जैसे नाइट्रोजन का कंफर्मेशन टेस्ट लगाना है अपने को, तो नाइट्रोजन का कंफर्मेशन टेस्ट लगाने के लिए सोडा एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सोडा एक्सट्रैक्ट। उसमें क्या बनेगा? साइनाइड बनेगा, सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड में आयरन डाल देंगे। क्या बना लेंगे? आयरन डाल करके K4FeCN का हॉल 6 और फिर उसमें FeCl3 डालेंगे। FeCl3 डाल के ये बना लेंगे ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट, प्रूशियन ब्लू बन जाएगा। सल्फर का तो जानते हो एक ही टेस्ट है, नाइट्रोप्रोसाइड। ये रखा है नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ सल्फाइड आयन जो होंगे वो सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड का पर्पल कलर देंगे। फॉस्फोरस का टेस्ट पता होगा, फॉस्फेट आयन बना लेते हैं फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज करके HNO3 से, और ये अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ टेस्ट लगाते हैं, बहुत फेमस टेस्ट है। फॉस्फो अमोनियम मॉलिब्डेट का येलो प्रेसिपिटेट बनता है, तो ये हो गया। हैलोजन के लिए सिल्वर नाइट्रेट बहुत ही फेमस रिएजेंट है, सिल्वर हैलाइड का वाइट या येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो ये रिएक्शन है, देखो साइनाइड का पहले नाइट्रोजन का साइनाइड बना के फेरस आयन डाल के इसका क्या बना लेंगे? फेरोसाइनाइड आयन। फेरोसाइनाइड में फेरिक आयन डाल के प्रूशियन ब्लू बना लेंगे। ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाल के पर्पल कलर, ये इसका ऑक्सीडेशन करा लेंगे और उसके बाद इसमें अमोनियम मॉलिब्डेट डालेंगे, कैनरी येलो प्रेसिपिटेट, और ये हैलोजन के टेस्ट हैं ही सिल्वर नाइट्रेट के साथ। द पॉसिबिलिटी ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन इज मोर एट, ये तो फैक्ट है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, याद करना ही नहीं है। इसमें आंसर 3 होगा, सॉरी कॉन्सेप्ट कोई लगेगा नहीं, याद करना है, आंसर 3 होगा इसमें। फोटोकेमिकल स्मॉग कहाँ बनेगा, किन कंडीशन में बनेगा, ये लिखा हुआ है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फॉर द रिएक्शन RCH2Br प्लस I माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन से बना रखा है यहाँ पर मेजर कंपाउंड RCH2I प्लस Br माइनस, और इसमें हमसे क्या रखा है, द करेक्ट स्टेटमेंट इज।
तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट हम देख सकते हैं द रिएक्शन कैन अकर इन एसिटिक एसिड ऑल्सो। सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि रिएक्शन है कौन सी। दिस इज फिल्केंस्टीन रिएक्शन, और फिल्केंस्टीन रिएक्शन जो होती है वो SN2 रिएक्शन होती है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो SN2 रिएक्शन होती है उसके लिए सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, ना कि प्रोटिक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है द रिएक्शन कैन अकर इन एसिटिक एसिड ऑल्सो, गलत है। अगर एसिडिक एसिड लिया तो ये रिएक्शन SN2 से नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ। सेकंड की बात करें, सेकंड हमें गिवन है द ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म इन द अबव रिएक्शन इज लेस पोलर देन द लोकलाइज्ड एनाइन। तो यहाँ पर देखिए इस केस में डेफिनेटली ये जो रिएक्शन होती है ये इसका यहाँ पर सोल्यूशन है। SN2 रिएक्शन हमने पढ़ा था, उसमें कहा था ये 1 स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें इंटरमीडिएट यहाँ पर बनता है एक ट्रांजिशन स्टेट, पेंटावैलेंट ये होता है। इसमें कार्बन की वैलेंसी हम 5 मानते हैं, पार्शियल बॉन्ड इधर भी होता है, पार्शियल बॉन्ड इधर भी होता है। तो इसमें जो कह रखा है, क्या कह रखा है, सेकेंड ऑप्शन देखिए द ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन इज लेस पोलर देन द लोकलाइज्ड एनाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस केस में जो ये ट्रांजिशन स्टेट है वो लेस पोलर है, ठीक है ना। इस पे चार्ज कैसा आ रहा है, डेल नेगेटिव आ रहा है, जबकि ये जो आयन है इन पे चार्ज क्या आ रहा है, परफेक्टली नेगेटिव आ रहा है। तो डेफिनेटली इन आयन के रिस्पेक्ट में ये वाला तो लेस नेगेटिव चार्ज है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर डेफिनेटली सही नज़र आ रहा है, ठीक है। सी की बात करें, थर्ड की बात करें, द सॉल्वेंट यूज्ड इन द रिएक्शन सॉल्वेट्स द आयन फॉर्म्ड इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस केस में देखो यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज्ड इसमें ले रखा है, फिर से देखिए द सॉल्वेंट यूज्ड इन द रिएक्शन सॉल्वेट्स द आयन फॉर्म्ड इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। भाई यहाँ पर ये जो सॉल्वेंट होता है ये I माइनस को सॉल्वेट कर पाता है, Br माइनस जो फ्री हो रहा है उसको सॉल्वेट नहीं कर पाता है, ये तो प्रेसिपिटेट फॉर्म में लीव कर जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है वो भी डेफिनेटली इनकरेक्ट है। एंड लास्ट है Br माइनस कैन एक्ट एज कंपीटिंग न्यूक्लियोफाइल। ना जी, Br माइनस कंपीटिंग न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, चूँकि इस केस में I माइनस जो है वो एसीटोन में डिज़ोल्व होता है, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है। और Br माइनस यहाँ पर डिज़ोल्व नहीं हो पाता है तो ये तो प्रेसिपिटेट फॉर्म में लीव कर जाता है, इसलिए Br कैन एक्ट कंपीटिंग न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी गलत है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, लिस्ट दे रखी है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इसमें बताना है कि ये जो विटामिन जो दे रखे हैं इनसे डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होंगे। तो देखिए इसमें विटामिन ए है, थायमीन दे रखा है, एस्कॉर्बिक एसिड भी दे रखा है एंड राइबोफ्लेविन भी दे रखा है। तो देखिए इसका जो आंसर यहाँ पर है वो ये है विटामिन ए। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो ज़ेरोथेल्मिया जो डिजीज़ होती है वो होती है, ये एक्चुअली आइज़ की, आँखों की एक बीमारी होती है जिससे ब्लाइंडनेस भी आ सकती है, ठीक है ना। तो विटामिन ए से ज़ेरोथेल्मिया जो डिजीज़ है वो होती है, ठीक है। विटामिन उसमें बी की बात करें, बी ऑप्शन दे रखा थायमीन, थायमीन से होता है बेरी, ये डिजीज़ होती है। नेक्स्ट है सी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी से जो प्रॉब्लम होती है वो होती है स्कर्वी, जो डिजीज़ होती है वो होती है स्कर्वी। और राइबोफ्लेविन से होती है चेलियोसिस। सेट केमिस्ट्री इन एवरीडे का ये क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल इसमें कोई लॉजिक वगैरह कुछ नहीं है। अगर आपने ये सब ठीक से बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली मैं ये मानता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्लास में भी कहा जाता है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से बना लीजिए, ठीक है ना। और डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको पढ़ा भी होगा। तो याद रखिएगा विटामिन ए से ज़ेरोथेल्मिया, थायमीन की डेफिशिएंसी होता है बेरी, एस्कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी एंड राइबोफ्लेविन से होता है चेलियोसिस, ठीक है ना। तो डेफिनेटली इस केस में जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 ही इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए ये रहा ऑप्शन नंबर 2, अगर हम उससे मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका करेक्ट आंसर होगा।
ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड दे रखे हैं। इन नाइट्रोजन के ऑक्साइड का स्ट्रक्चर दे रखा है, एनसीईआरटी में कहें तो पी ब्लॉक में दिया हुआ है, और जो हम लोग पढ़ाते हैं वो स्ट्रक्चर बनाना ही आपको सिखा देते हैं। कहाँ पर? केमिकल बॉन्डिंग में। बहुत आसान क्वेश्चन है। N2O4 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन लिंकेज बनेगी, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड भी। इसी तरह ये रहा तुम्हारा NO2, NO2 में नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड भी बनेगा। N2O5 में NON लिंकेज बनेगी, ऑक्सीजन ब्रिज, और एक N डबल बॉन्ड हो और एक सिंगल बॉन्ड हो। और N2O में नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड भी बनेगा। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर बना लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नंबर ऑफ ब्रोमो डेरिवेटिव्स ऑब्टेन्ड ऑन ट्रीटिंग इथेन विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन इन डिफ्यूज्ड सनलाइट। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, आइसोमरिज्म से लिया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है, इथेन का रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन से करें, एक्सेस ऑफ ब्रोमीन इन डिफ्यूज सनलाइट, तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे। तो इसमें देखिए, हमें अगर ब्रोमीन दे रखा है, एक्सेस में दे रखा है, और इथेन है, तो इथेन में ब्रोमीन का जब रिएक्शन होगा, एक्सेस में भी दे रखा है, तो 1 ब्रोमीन भी कनेक्ट हो सकता है, 2 ब्रोमीन, 3 ब्रोमीन, 4 ब्रोमीन, 5 ब्रोमीन एंड 6 ब्रोमीन भी कनेक्ट हो सकते हैं। अब हमें इन सब के जो आइसोमर्स हैं वही कैलकुलेट करने हैं। ये देखिए, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये देखिएगा, नंबर 1 है, इथेन पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिप्लेस हो तो ये बनेगा मोनोब्रोमो इथेन, तो इसका तो ये एक रहा। अब अगर सपोज 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो ब्रोमीन से, तो 2 हाइड्रोजन के केस में एक ये पॉसिबल है जेम डाई ब्रोमाइड, और एक पॉसिबल है कौन सा, विसिनल डाई ब्रोमाइड। ठीक है, अब 2 ब्रोमीन के बाद अगर 3 ब्रोमीन ले लें, अब 3 ब्रोमीन के केस में कैसे, या तो तीनों के तीनों ब्रोमीन एक ही कार्बन पर आ जाए, या फिर 2 ब्रोमीन तो इस कार्बन पर रहें और एक ब्रोमीन यहाँ पर भी आ जाए, तो ये भी एक आइसोमर बनेगा। ठीक है ना। अब 3 ब्रोमीन में तो बस 3 ब्रोमीन के केस में यही 2 आंसर पॉसिबल होंगे। अब क्या करें, एक ब्रोमीन और बढ़ा दें, 4 ब्रोमीन कर दें, तो 4 ब्रोमीन के केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि 3 ब्रोमीन तो यहाँ पर हो, एक ब्रोमीन यहाँ पर हो, तो ये भी एक आंसर बनेगा। और इसमें ये भी पॉसिबल है कि 2 ब्रोमीन यहाँ पर हो, 2 ब्रोमीन यहाँ पर हो, तो 4 के केस में ये दोनों केस पॉसिबल है। ठीक है, अब 5 ब्रोमीन ले लें, तो 5 को कैसे लेंगे, 3 ब्रोमीन यहाँ पर, 2 ब्रोमीन यहाँ पर, ये 5 वाला केस हुआ। और एक लास्ट में कि इथेन में जितने भी हाइड्रोजन हैं सब के सब एक एक करके ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाए, तो 3 ब्रोमीन यहाँ से यहाँ पर आएंगे एच को रिप्लेस करके, और 3 ब्रोमीन भी यहाँ पर आएंगे, तो ये 6 ब्रोमीन के केस का यही एक इकलौता केस होगा। तो अगर हम इन सभी को काउंट करें तो टोटल ये ऑप्शन बैठ रहा है, ये रहा है 9, तो 9 ही इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नाउ सी दिस क्वेश्चन, जो कि केमिकल काइनेटिक्स से पूछा गया है। फॉर द एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन प्लेटिनम द एक्टिवेशन एनर्जी इज 30 किलोजूल पर मोल, एंड फॉर द एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन निकल द एक्टिवेशन एनर्जी is 41.4 kilojoule per mole. The logarithm of ratio of the rates of chemisorption on equal areas of the metal means यहाँ पर एक chemisorption की बात कर रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो सरफेस केमिस्ट्री से ली हुई है, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही इजीली मीन्स आरएनएस इक्वेशन से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको कैलकुलेट करना है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, द लॉगरिथम ऑफ रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ केमिसॉर्प्शन ऑन इक्वल एरियाज ऑफ द मेटल मीन्स मेटल के इक्वल एरिया पर जो रेट ऑफ केमिसॉर्प्शन है दोनों केसेस में उसका लॉगरिथम आपको बताना है। दोनों केसेस में रेट ऑफ केमिसॉर्प्शन का पहले रेशियो लेना है, फिर उसका आप लॉगरिथम ले सकते हो। तो ये क्वेश्चन वैसे आसान है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को स्टडी करके अप्रोच मिल पाना थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर 2 केसेस दिए हुए। वैसे एक्टिवेशन एनर्जी अगर आप सुनते तो आप कहाँ पर अप्रोच करते, केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू ही अप्रोच करते हैं, आरएनएस इक्वेशन के थ्रू अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पर आरएनएस इक्वेशन होगी K = A e⁻ - EA/RT।
अब इसी इक्वेशन को आप दोनों केसेस के लिए अप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट केस आपके पास कौन सा होगा, हाइड्रोजन और प्लेटिनम, और सेकंड केस कौन सा होगा, हाइड्रोजन और निकल। तो दोनों के लिए एक्टिवेशन एनर्जी आपको गिवन है। आप दो इक्वेशंस लिखेंगे, दोनों का K1/K2 करेंगे और उसका लॉगरिथम लेंगे, वही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन से हमारा मतलब है, रेट ऑफ केमिजप्शन से हमारा मतलब है रेट कांस्टेंट को हम डायरेक्ट अप्रोच करेंगे और रेट कांस्टेंट का रेशियो लेंगे। रेट कांस्टेंट कौन होगा, K, इसका रेशियो लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो आप देख सकते हो इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। यहाँ पर फर्स्ट केस के लिए K1 इज इक्वल टू A इंटू e⁻ अपॉन RT हो जाएगा, क्लियर है। और सेकंड केस के लिए भी यही इक्वेशन, आर एन इक्वेशन, रेशियो आपको लेना है तो K1/K2 आपने कर दिया। इसे फर्दर सॉल्व करोगे, A कैंसिल आउट हो जाएगा, e⁻1/RT और ये कॉमन होगा तो फाइनली क्या बच जाएगा, EA2 - EA1। अब आप इसमें लॉगरिथम में अप्लाई कर लीजिए तो इसे फर्दर आप सॉल्व करेंगे। ln अगर आप यहाँ पर लेंगे, देखिए एक स्टेप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हम इसे क्या करेंगे, लॉगरिथम लेंगे, मीन्स ln K1/K2 इज इक्वल टू, जब आप यहाँ पर ln लोगे तो यहाँ पर ln e की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और इसे आप सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या लिख सकते हो, 1/RT EA2 - EA1, क्लियर है बच्चों। और अब ln को आप log में कन्वर्ट करोगे, log e को log 10 में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि आप 2.303 नहीं 2.3 लोगे, तो जो डेटा क्वेश्चन में दिया है वही आपको प्रेफर करना है। आप यहाँ पर 2.3 इसे log में कन्वर्ट कर सकते हो। इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो फाइनल सारी वैल्यूज अगर आप यहाँ पर पुट करते हो, देखो सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी दोनों केसेस के लिए आपको गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है। तो आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो log K1/K2 आपको मिलेगा 1.99, जो कि नियरेस्ट इंटीजर में कितना होगा, 2 होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2। The number of species form the following which have square pyramidal structure is, ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, BSc PR थ्योरी का है। PF5 का तो आप जानते हैं कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, TBP sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। BRF4 का कैसा बनेगा, sp3d2 स्क्वायर प्लेनर। IF5 sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल पूछ रहा है ना, तो एक ये हो गया। BRF5 भी, IF5 BRF5 दोनों स्क्वायर पिरामिडल, sp3d2 एक लॉन पेयर। XeOF4 sp3d2 एक लॉन पेयर स्क्वायर पिरामिडल, और ये स्क्वायर प्लेनर, तो ये तो स्क्वायर प्लेनर हो गया, तो ये नहीं होगा, ये स्क्वायर प्लेनर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये बना भी रखें स्ट्रक्चर। PF5 का देखो TBP, BRF4 माइनस का ये स्क्वायर प्लेनर, IF5 स्क्वायर पिरामिडल, BRF5 स्क्वायर पिरामिडल, और XeOF4 स्क्वायर पिरामिडल, और ये ICl4 माइनस स्क्वायर प्लेनर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, मींस जो आप ये सिंपल सा ग्राफ थर्मोडायनामिक्स में भी स्टडी करते हो, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के लिए एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के साथ हम ये केस स्टडी करते हैं। तो आपको गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ये कर्व दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ कंसीडर द ग्राफ ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी G वर्सेस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर ट्रू विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट A, B एंड C। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स आपको देखने, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि पॉइंट A, B, C के रेस्पेक्ट में ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन से होंगे। तो स्टेटमेंट 1 इज गिवन दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट A एंड B। यहाँ पर दिया हुआ है कि A और B पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो भाई पहले तो आप ये सोचिए कि इस पॉइंट B पर, यहाँ पर इस पॉइंट B पर जो प्रोसेस है वो किस स्टेट में होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि C पर जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी इसकी बढ़ रही है, जबकि A से B पर जाने पर गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है। मींस यहाँ पर ये A पर कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, और फिर गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ने लगती है तो C पर ये क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन B पर ये प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट बी आप देखिए, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट बी, बिल्कुल सही है, एंड नॉन स्पॉन्टेनियस एट पॉइंट सी। मींस ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू स्टेटमेंट है। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट पॉइंट ए एंड नॉन स्पॉन्टेनियस एट पॉइंट सी। ए पर स्पॉन्टेनियस, सी पर नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ये भी सही होगा क्योंकि सी पर गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ रही है और एक ए से बी पर अगर आप मूव करते हैं तो गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट पॉइंट ए एंड बी, दोनों पर नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो फॉल्स होगा। इट मींस इस क्वेश्चन में आपके पास दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इट मींस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2।
Okay, dear student. Now see the next question. In ammonium phosphomolybdate, the oxidation state of molybdenum is. हमें मोलिब्डेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का फॉर्मूला पता है और जो कि आप क्वालिटेटिव एनालिसिस में स्टडी करते हो, तो आप सिंपल से जो बेसिक रूल आप स्टडी करते हो ऑक्सीडेशन नंबर पता करने के लिए, वो यहाँ पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का फॉर्मूला होगा NH4 होल थ्राइस PMO12, मीन्स मोलिब्डेनम के कितने एटम है, 12 हैं, और ऑक्सीजन के 40 एटम है। यहाँ पर आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। तो अमोनियम मीन्स अमोनियम की स्टेट क्या होती है, NH4 की स्टेट में होता है +1 में, तो 3 अमोनियम आयन है तो +3 आपके पास ही हो गया। फॉस्फोरस के लिए हमने +5 लिया, और मोलिब्डेनम की स्टेट आपने x ली तो 12 मोलिब्डेनम है तो 12x। ऑक्सीजन -2, 40 ऑक्सीजन के एटम है तो ये कितना हो जाएगा, -80। इस पर आप ये बेसिक रूल अप्लाई करेंगे तो वैल्यू x की आपको मिलेगी +6, मीन्स यहाँ पर मोलिब्डेनम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होगा, +6 होगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 6। Now in this question, number of ambidentate ligands in a representative metal complex, आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और उस कॉम्प्लेक्स में आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एम्बिडेंटेड लिगेंड्स कौन से होंगे। और जो लिगेंड्स हैं वो भी आप जानते हो कि सारे बहुत ही कॉमन लिगेंड्स हैं जो आप ऑलरेडी क्लासेस में स्टडी कर चुके हो। सो देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा थायोसाइनाइड आयन HCN-, और वी कैन सी दैट HCN- इज एम्बिडेंटेड लिगेंड बिकॉज इट कंटेन्स 2 लिगेंड साइट। सो इन दिस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन विल बी 4। Now see the next question. Mass of urea required to be dissolved in 1000 gram of water in order to reduce the vapor pressure of water by 25%. तो देखिए सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ये एक आसान सा क्वेश्चन है जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि सॉल्यूट का कितना मास रिक्वायर्ड होगा अगर हम वेपर प्रेशर को कितना चेंज करना चाहें, 25% से चेंज करना चाहें। तो किस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से। वही सिंपल सा रिलेशन आपको लगाना है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP जो है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा, और यहाँ पर जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो परसेंटेज की टर्म में गिवन है। ये कितना गिवन है, 25%, यानी कि RLVP आपके पास कितना होगा, 0.25 होगा, और उसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोग क्या स्टडी करते हो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P0 - PS अपॉन P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को हम कैसे टारगेट करेंगे, सॉल्यूट के मोल होंगे अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही अप्रोच रहेगी आपकी। ठीक है, अब सॉल्वेंट के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, मास गिवन है, तो सॉल्वेंट का मास गिवन है तो सॉल्वेंट के मोल्स तो आपके पास हो जाएंगे 1000/18। लेकिन सॉल्यूट का वेट आपको नहीं पता, लेकिन मोलर वेट आपको पता है कि अमोनिया का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 60। तो यहाँ पर हम इसके मोल क्या लिख सकते हैं, m/60। सॉल्यूट के मोल आप क्या लिख सकते हो, m/60, और यहाँ पर ये वैल्यू आपको डायरेक्ट गिवन है। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आप परसेंटेज डिक्रीज से आप पता कर सकते हो कि वेपर प्रेशर में कितना डिक्रीमेंट हुआ, 25%। भाई इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100 से ही तो मल्टीप्लाई करोगे, तो आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, 25/100 लिख सकते हो, 0.25 लिख सकते हो। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको m कैलकुलेट करना है, मींस यूरिया का मास कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप इसी तरह से बनाएंगे, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना होगा, 25/100, 0.25। ये आपके पास सॉल्यूट के मोल हुए, ये सॉल्वेंट के मोल हुए। तो ये सिंपल सा रिलेशन यहाँ पर आपने अप्लाई किया, इसे फर्दर सॉल्व करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट आपको कितना मिलेगा, 111.11, जिससे आप नियरेस्ट इंटीजर में कितना ले लोगे, 4 × 1। तो देखिए यहां पर कई बार हम ये अप्रोक्सीमेशन भी ले सकते हैं, 1000/18 प्लस m/60 को इसे नेग्लिजिबल मानकर 1000/18 भी आप ले सकते हो, तब भी सॉल्व करोगे तो आपको इसी वैल्यू में आंसर मिलेगा। देखिए एक और आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इफ 5 मोल्स ऑफ BaCl2 इज मिक्स्ड विद 2 मोल्स ऑफ Na3PO4। हम BaCl2 के 5 मोल को Na3PO4 के 2 मोल्स के साथ मिक्स करते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस इज फॉर्म्ड। यहां पर 2 रिएक्टेंट है, आपको एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है और पता करना है कि बेरियम फॉस्फेट के कितने मोल्स यहां पर बनेंगे। तो देखिए कौन कौन से रिएक्टेंट आपको यहां पर गिवन है, BaCl2, और इसके साथ कौन रिएक्ट करेगा, Na3PO4, और ये केमिकल इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, बेरियम और फॉस्फेट आपस में कंबाइन होंगे, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, Ba3PO4 होल ट्वाइस, और साथ में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा NaCl।
अब आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए। और क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि BaCl2 के आपके पास 5 मोल्स हैं और 2 मोल्स Na3PO4 के। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पर आप 2 अप्लाई कर दीजिए, यहाँ 3, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 6 NaCl हो जाएंगे। ये बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये स्टोइकोमेट्री के जो इनिशियल क्वेश्चन आप करते हो उन्हीं में इस टाइप के क्वेश्चन करवाए जाते हैं कि गिवन 2 रिएक्टेंट्स में हम सबसे पहले पता करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्योंकि प्रोडक्ट के मोल वही एक्यूरेट डिफाइन करेगा जो यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए आपको सिंपल सी ट्रिक क्या बताई जाती है कि जो गिवन मोल्स दिए हुए हैं उन्हें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें। यहां पर गिवन मोल 5 है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, और जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को कंपेयर कीजिए कि ये रिजल्ट जिसके लिए स्मॉलेस्ट होगा वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां पर आप देख सकते हो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इसकी मदद से हम बेरियम फॉस्फेट के मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके मोल्स डायरेक्टली आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 2 से कितना बन रहा है, 1 मोल, 2 से कितना बनेगा, 1 मोल, मींस यहां पर हमें बेरियम फॉस्फेट के इस रिएक्शन में कितने मोल मिलेंगे, 1 मोल मिलेगा। इट मींस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1। Now in this question the value of log K for the reaction A B के साथ इक्विलिब्रियम में है at 298 केल्विन टेम्परेचर पर ये प्रोसेस है। और यहां पर आपको डेल्टा H नोट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज आपको दिया हुआ है और पूछा है कि आपको यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है log K की। ठीक है, के यहां पर होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आप सोचिए कि आप इसे कैसे अप्रोच करेंगे। तो आप केमिकल इक्विलिब्रियम में एक थर्मोडायनामिक्स वाला पार्ट स्टडी करते हो, या कई बार आप थर्मोडायनामिक्स में इन रिलेशंस को स्टडी करते हो कि डेल्टा एच और डेल्टा एस की मदद से आप डेल्टा जी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सिंपल सा रिलेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जो आप लोगों को अच्छे से याद भी होता है। यहां पर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को इक्विलिब्रियम के पर किसके इक्वल लिख सकते हैं, माइनस आर टी एल एन के बराबर आप लिख सकते हो। आप स्टडी करते हो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन के, जिसे इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 होगा तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आपको कितना मिलेगा, माइनस आर टी एल एन के। अब देखिए यहां पर आपको कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लोग के, मींस आप डेल्टा एच नोट आप रख सकते हो, डेल्टा एच नोट की वैल्यू भी आपको गिवन है और आर टी को आप इस तरफ भेज दें और एल एन के की ये देखो पूरी वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। कोई कैलकुलेशन से आराम से आप बच सकते हैं। इसे आप क्या लिख सकते हैं, माइनस आर टी इंटू 2.303 लोग के। आपको लोग के कैलकुलेट करना है, कोई इंटरलॉग नहीं लेना है। और इस कंप्लीट पार्ट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 2.303 आरटी को आप कितना लिख सकते हो, 5705। और यहाँ डेल्टा एच और टी डेल्टा एच की वैल्यू आपको रखनी है। तो डेल्टा एच की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, माइनस 54.07, माइनस टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ है 298, और डेल्टा एच की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 10 जूल पर केल्विन पर मोल। देखिएगा ये जूल में आपको गिवन है, जबकि ये वैल्यू आपने ली है किलो जूल में। इसका जरूर ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू आपने किलो जूल में ली हुई है, ये वैल्यू आपको किस में गिवन है, जूल में गिवन है। तो आप इसे किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे। किलो जूल में कन्वर्ट करने के यहाँ पर आप लगा देंगे 10⁻⁻3। तो आप डेल्टा एस भी रख सके हो, टी भी रख चुके हो, तो इसे आप सॉल्व करेंगे। और साथ में देखिए कि ये वैल्यू आपके पास किस में आएगी, आर आपने किस में लिया है, जूल में लिया है। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट है ये भी किस में आएगा, जूल में आएगा। तो बेटर है आप या तो इसे भी जूल में कन्वर्ट कर लें या फिर इसे भी किस में कन्वर्ट कर लें, किलो जूल में कन्वर्ट कर लें। सेम यूनिट्स में रखेंगे क्योंकि सब कुछ समझ जाने के बाद भी हम यूनिट्स में यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए क्वेश्चन का आंसर हमारा वेरी करता है। तो देखिए इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। डेल्टा एच नोट की वैल्यू टी डेल्टा एस आपको दिया हुआ है। ये वैल्यू आपको किलो जूल में कितना मिलता है, माइनस 57.05। देखिए हमने इसे भी किलो जूल में कन्वर्ट किया तो फाइनली ये किलो जूल में आया, फिर हमने इसे फाइनली जूल में कन्वर्ट कर दिया तो ये आपको मिला 57050। इसी तरह से डेल्टा जी नोट आपने इस इक्वेशन से कैलकुलेट किया तो 2.303 आरटी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी। तो यहां पर सारी वैल्यूज रखने के बाद डेल्टा जी नोट की वैल्यू आप ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस 57050। और 2.303 आरटी की वैल्यू आप देखो लास्ट स्लाइड पर देख सकते हो कितनी थी, 5705। मीन्स इसकी वैल्यू कितनी है, 5705। और ये वैल्यू किस में है, जूल में है। और आप इसे भी जूल में ले चुके हो तो log k की वैल्यू इसे डिवाइड करोगे इससे तो log k आपको कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको क्लियर होगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 10। Now see this question, the wavelength of an electron of kinetic energy आपको गिवन है 4.50 into 10 to the power
-29 जूल। और साथ में आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी, लेकिन आपको जो आंसर देना है वो 10⁻⁻5 मीटर के मल्टीपल में देना है। तो देखिए भाई, सबसे पहले सोचिए कि ये कॉन्सेप्ट आपने कहाँ पर पढ़ा है। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए आपको कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, हम स्टडी करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप स्टडी करते हो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। वहीं पर आप स्टडी करते हो इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट। मींस इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी से भी कैलकुलेट की जा सकती है, और उसका डायरेक्ट रिलेशन जो आप स्टडी करते हो ये अप्लाई कर सकते हो। लैम्डा इज इक्वल टू h/√2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर सारा डेटा आप पुट कर दीजिए और इससे आपको लैम्डा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मीटर। तो यहाँ पर h की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, यही वैल्यू आपको रखनी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है 9 × 10⁻31 किलोग्राम। तो जो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी हुई है वही वैल्यूज यहाँ पर आपको प्लेस करनी है। हम 9.1 याद करते हैं, बट यहाँ पर 9 दिया हुआ है तो यही वैल्यू लेनी है। काइनेटिक एनर्जी भी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 4.50 × 10⁻29। सारी वैल्यूज को आप पुट करें, सॉल्व करें, तो फाइनली लैम्डा की वैल्यू आपको मिलेगी, जो कि आप इस सॉल्यूशन स्लाइड पर देख सकते हो। h हमने रखा √2m की सारी वैल्यूज को रखकर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 7.33 × 10⁻5। तो यहाँ पर 7.33 को आप नियरेस्ट इंटीजर में ले सकते हो 7। इट मीन्स इस क्वेश्चन में 10⁻5 के मल्टीपल में जो नंबर होगा वो होगा 7। सो करेक्ट आंसर विल बी 7। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।